स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह केवल हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विषय है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। आधुनिक युग में विकास की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को प्रायः भुला दिया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल दिया है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं और हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि सांस लेना भी कठिन होता जा रहा है। माननीय सदस्यगण, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन यदि समय रहते जल और भूमि का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में किसानों की स्थिति और भी खराब हो सकती है। भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति इतनी गंभीर है कि पीने के पानी की भी भारी कमी महसूस की जा रही है। जल ही जीवन है। यदि जल का स्रोत समाप्त हो गया तो जीवन की कल्पना भी असंभव हो जाएगी। सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक नल का जल पहुंचाना है। साथ ही वर्षा जल संग्रहण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किंतु केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। हमें समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ना होगा। यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर की छत पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करे तो करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा का प्रश्न भी उतना ही गंभीर है। हमारी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता आज भी कोयले और पेट्रोलियम पर आधारित है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा का व्यय बढ़ता है बल्कि वायु प्रदूषण भी अत्यधिक बढ़ता है। इसीलिए सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यदि हम अक्षय ऊर्जा का उपयोग अधिक करें तो प्रदूषण कम होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी तब तक वे
अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे। 5 मिनट समाप्त। हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रकृति का महत्व समझाना चाहिए। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। केवल किताबों में लिखे हुए अध्याय पढ़ने से बात नहीं बनेगी, बल्कि बच्चों को व्यावहारिक रूप से वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कार्यक्रमों में शामिल करना होगा। माननीय सदस्यगण, आज दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि पृथ्वी किसी एक पीढ़ी की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह भावी पीढ़ियों की धरोहर है। मैं इस अवसर पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी करना उचित नहीं है। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो विकास और संरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। यही सतत विकास की मूल भावना है। उदाहरण के लिए, यदि हम सड़क निर्माण करें तो साथ ही सड़क किनारे वृक्षारोपण भी अनिवार्य किया जाए। यदि हम उद्योग स्थापित करें तो उनके साथ शुद्धिकरण संयंत्र भी लगाए जाएं। माननीय सभापति महोदय, इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब तक प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक कोई भी नीति सफल नहीं हो पाएगी। हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। अनावश्यक बिजली का उपयोग बंद करना होगा। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना होगा और वृक्षों की रक्षा करनी होगी। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो निश्चित ही हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। प्रकृति हमारी माता है और माता की सेवा करना हर संतान का कर्तव्य होता है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी। अतः इस सदन के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें और भारत को एक हरित, स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र बनाने में योगदान दें। माननीय सदस्यगण, यह भी सही है कि कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है। बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और रेशम उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी विशाल संभावनाएं हैं। यदि इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए तो ग्रामीण अंचलों में रोजगार के
नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। विराम।